श्री रामनाथ ठाकुर। श्री रामनाथ जी ठाकुर। महोदय, आपने रेल बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आसन के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। महोदय, जनता दल यू के एक साधारण कार्यकर्ता को बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री भाई नीतीश कुमार जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शरद यादव जी ने मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को इस सदन के उच्च सदन में भेजने का काम किया। मैं उनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। महोदय, रेल बजट में बहुत सपने और बहुत अच्छे कामों के बारे में मीडिया के माध्यम से और रेल बजट पढ़ने से मुझको ज्ञात हुआ। मुझे गांधी की एक बात, मोहनदास करमचंद गांधी की बात मुझे याद आ रही है। जब वो दक्षिण अफ्रीका से अपने आंदोलन की सफलता पाकर जब हिंदुस्तान की धरती पर आए तो अपने गुरु गोखले से पूछा, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने, कि गुरुदेव, दक्षिण अफ्रीका में जो हमने सफलता पाई है, हिंदुस्तान जो गुलाम है, उस गुलामी को दूर करने के लिए आप मुझे कुछ उपाय बतावें कि मैं क्या करूं। उनके गुरु गोखले ने पूछा, मोहनदास, क्या तुम हिंदुस्तान के भूगोल को जानते हो? हिंदुस्तान की समस्या को जानते हो? मोहनदास करमचंद गांधी जी ने कहा, नहीं गुरुदेव, मैं हिंदुस्तान की भूगोल को नहीं जानता, मैं हिंदुस्तान की समस्या को नहीं जानता। गोखले ने कहा, पहले तुम हिंदुस्तान के भूगोल को जानो, घूमो और वहां की समस्याओं को जानो। मोहनदास करमचंद गांधी चले हिंदुस्तान की भूगोल को जानने के लिए, हिंदुस्तान की समस्या को जानने के लिए। ट्रेन से उन्होंने शुरू किया। कहीं ट्रेन रुकी नदी किनारे, मोहनदास करमचंद गांधी जी को प्यास लगी। ट्रेन से उतरे, नदी किनारे गए, उन्होंने चुल्लू से पानी अपने मुख के नजदीक लाया। नदी के उस किनारे, सामने वाले किनारे पर एक अधनंगी औरत जो आधे वस्त्र धारण किए हुए थी, अपने तन को ढके हुए थी और आधे वस्त्र को खींच रही थी। मोहनदास करमचंद गांधी जी की नजर उस अधनंगी महिला पर पड़ी। उस समय मोहनदास करमचंद गांधी धोती और कुर्ता और बड़ा गमछा अपने कंधे पर रखते थे। कंधे पर गमछा को उन्होंने नदी के धार में छोड़ने का काम किया और दहते दहते वो गमछा अधनंगी महिला के नजदीक पहुंचा। अधनंगी महिला ने उस गमछे को उठाई, अपने तन को ढका। वहीं से गांधी जी लौटे और निर्णय किए, मोहनदास जी, कि इस देश की जो जनसंख्या है और इस देश की जो समस्या है और इस देश में जितने कपड़े के कारखाने हैं, जितने कपड़े बनते हैं और देश की जनसंख्या के आधार पर एक आदमी पर जितने कपड़े पड़ते हैं, वही कपड़े मैं आज से धारण करूंगा। और उन्होंने धारण किया। यह कहानी इसलिए मैंने
शुरुआत की कि रेल मंत्री जी, आपने जो रेल बजट किया है, उस रेल बजट में गरीब के लिए, मजदूर के लिए, शोषित के लिए, पीड़ित के लिए, लांछित के लिए कोई उपाय उस बजट में नहीं मिला है। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने यह करके श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में प्रचार किया कि वो चाय बेचने वाले हैं। ठीक है, चाय बेचने वाले। अभी बसपा के साथी ने कहा चाय वेंडर के बारे में आपके बजट में क्या है, कुली के बारे में आपके बारे में क्या है, 13 लाख कर्मचारियों के बारे में आपके बजट में क्या है, ट्रेन के 17,000 करोड़ का सेफ्टी का पूर्व रेल मंत्री ने रखा, उसके बारे में आपके बजट में क्या है। मैं नहीं देख पा रहा हूं कि इस बजट में जो उपाय होने चाहिए थे, उन उपायों पर आपका ध्यान गया है। रेल मंत्री जी, आपने कहा कि हम बुलेट चलाएंगे। बुलेट का उपाय क्या है? किस आधार पर बुलेट गाड़ी आप चलाएंगे? क्या आपके रेल उस तरह के हैं जो इतनी रफ्तार से आपकी गाड़ी चलेगी? मैं नहीं जानता कि आपके रेल का जो रख रखाव है उससे आपको काम चलेगा। आपका अभी हड़ताल चल रहा है रेल कर्मचारियों का, रेल की सफाई नहीं हो रही है, कहीं नहीं हो रही है, रेल देर से चल रहे हैं, रेल पर कोई निगरानी नहीं है, आपके कर्मचारी, आपके अफसर रेल पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, हम आपसे आरजू करना चाहते हैं कि आप इन विषय छोटी छोटी बातों पर आप ध्यान दें। छठे 10 के उत्तरार्ध में एक कवि थे धूमिल, उन्होंने चुनौतीपूर्ण राजे में कहा था कि एक आदमी रोटी बेलता है, दूसरा आदमी रोटी खाता है, तीसरा आदमी न रोटी बेलता है न खाता है, वो रोटी देखता है, उससे खेलता है। इन धूमिल के कहे हुए कवि के कहे हुए बातों पर आपने कोई ध्यान नहीं दिया है, और इससे रेल के बारे में जितनी आप समस्याओं की तरफ जाएंगे, जिन समस्याओं की तरफ आपका ध्यान नहीं गया है, आपकी आंखें नहीं गई हैं, आपके विचार नहीं गए हैं, इन विचारों पर आपको ध्यान देना होगा। हमने आपको पत्र लिखा था, आपसे निवेदन किया था कि जो महापुरुषों, जो स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने आजादी के लिए किया है, इस देश के लिए किया है, खुदीराम बोस जिन्होंने डायर पर बम फेंकने का काम किया था मुजफ्फरपुर के कोर्ट में, उस पूसा रोड, खुदीराम बोस पूसा रोड को आदर्श स्टेशन घोषित किया जाए, आपने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आपने पत्र में जवाब दिया कि वो C क्लास का स्टेशन है, वो नहीं बनाया जा सकता है। जो मूलभूत सिद्धांत है आपका, जिससे आपने नाम कमाने का काम किया है, जनता ने आपको वोट देने का काम किया है, उन मतदाताओं के साथ आपने खिलवाड़ करने का काम किया। उस बजट में जो निरीह लोगों को, जो गरीब हैं, लांछित हैं, उनके बारे में, इस रेल बजट के बारे में जो सोचना चाहिए था, विचार करना चाहिए था, उन पर विचार आपने नहीं करने का काम किया। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि 7 रेल मंत्रियों ने जो शिलान्यास किया, उनकी जो योजना लागू किया था 368 योजना, उन योजनाओं पर आपने ध्यान नहीं दिया। आखिर वो भी तो रेल मंत्री थे। आप भी एक न एक दिन जाएंगे, आप जो घोषणा करेंगे उसकी पूर्ति होनी चाहिए। रेल मंत्री की योजना
रेल बजट जो हिंदुस्तान का आधा से अधिक बजट है, उन बजटों पर आपका ध्यान देना चाहिए। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि जिन रेल मंत्रियों ने 368 योजनाओं को शिलान्यास करने का काम किया था, अनाउंसमेंट किया था, इन योजनाओं के बारे में आपके बजट में कोई दिशा निर्देश नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप पूर्व रेल मंत्रियों को ध्यान में रखने का काम करें। रेल के सेफ्टी के बारे में आपके बजट में कुछ नहीं है। सेफ्टी के बारे में आपको सोचना चाहिए, पहले सेफ्टी के बारे में सोचना चाहिए। जितने एक्सीडेंट हो रहे हैं किस कारण से हो रहे हैं? रामनाथ जी, आपका समय पूरा हो रहा है। दो स्पीकर और हैं आपकी पार्टी की ओर से, आप जितना समय लेंगे ज्यादा। बस मैं अनुशासन प्रिय आदमी हूं, मैं आपकी बातों पर ध्यान दे रहा हूं। 2 मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं रेल मंत्री जी कि आप दरभंगा में, समस्तीपुर डिवीजन के दरभंगा में दोहरीकरण का सर्वे 20 सालों से चल रहा है। स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र जी ने इसका अनाउंसमेंट किया था, सर्वे कराया था, आज तक वो सर्वे पूरा नहीं हुआ, दोहरीकरण का सर्वे नहीं। आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि समस्तीपुर से दरभंगा का दोहरीकरण किया जाए और वेटिंग यात्रियों के लिए जो टिकट कटाता है और वेटिंग रहता है, उसके लिए आपका कोई प्रबंधन का कोई विचार नहीं आया है। आपका वेटिंग टिकटार्थियों के लिए आप बैठने की जगह, डब्बे जोड़ने की जगह, जब उसका कंफर्मेशन होगा तो वो जाएंगे अपने डब्बे में, नहीं तो सिटिंग अरेंजमेंट रखना चाहिए। इन सब सवालों पर विचार करते हुए आसन का आदेश हुआ है बैठने का। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहते हैं, जख्म परिंदा है, वार मत करना। पनाह मांग रहा है, शिकार मत करना। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। धन्यवाद रामनाथ जी। टी रथिन बेल। தமிழகத்தினுடைய முதல்வர், கழகத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர், இதய தெய்வம் டாக்டர் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் 2014-15 ஆண்டிற்கான ரயில்வே நிதிநிலை அறிக்கையின் சிறப்பியல்புகள் பற்றியும் இந்த அரசு ஆற்ற வேண்டிய பணிகள் பற்றியும் தெளிவாக பல்வேறு கருத்துக்களை தெரிவித்திருக்கிறார்கள். மாண்புமிகு அம்மா அவர்களுடைய கருத்து நாட்டு மக்களுடைய எண்ணங்களை பிரதிபலிப்பதாக அமைந்திருக்கிறது. ஏனென்று சொன்னால், நடந்து முடிந்த 16வது நாடாளுமன்ற தேர்தலில் 39 இடங்களில் போட்டியிட்டு 37 இடங்களை அவர் வென்றெடுத்திருக்கிறார். இது தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் ஒரு மைல்கல்லாகும். இந்திய நாடாளுமன்றத்தில் இன்றைக்கு 3வது பெரிய அரசியல் இயக்கமாக கழகம் தன்னுடைய பணியை துவக்கி இருக்கிறது. தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் இதுவரை எந்த இயக்கத்திற்கும் தந்திராத வெற்றியை நாட்டு மக்கள் மாண்புமிகு புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களுக்கு தந்திருக்கிறார்கள். இந்த அளப்பெரிய வெற்றியை பெற்றிருக்கிற மாண்புமிகு அம்மா அவர்கள் அணுக்க தொண்டனாக நின்று இந்த அவையில் என்னுடைய கருத்துக்களை எடுத்து வைக்க விளைகின்றேன். ஒரு நாட்டின் பொருளாதாரம் என்பது, அந்த பொருளாதார வளர்ச்சி என்பது, அதற்கு முக்கிய காரணியாக திகழ்வது ரயில்வே துறையாகும். அதிமுக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த துறையில் கடந்த ஆட்சியில் தவறான நிதி நிர்வாகத்தை கையாண்ட காரணத்தினால் நிதி நிர்வாகம் மோசமான நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறது. கடந்த 10 ஆண்டு கால ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி ஆட்சியில் 99 புதிய ரயில்களுக்கு புதிய ரயில் பாதை போடப்படும் என்று 60,000 கோடி அங்கே நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது. ஆனால் ஒரு புதிய ரயில் பாதை கூட போடப்படவில்லை என்பது துரதிர்ஷ்டவசமானது. ஆனால் இந்த அறிக்கையில்
இந்த வரவு செலவு திட்டத்தில் அது போன்ற நிலைமை இல்லை. இன்றைக்கு இந்த அரசு தொலைநோக்கு பார்வையோடு நாட்டு மக்களுடைய எண்ணங்களை இன்றைக்கு பிரதிபலிக்கக்கூடிய ஒரு வரவு செலவு திட்டத்தை இந்த நாடாளுமன்றத்தில் பதிவு செய்திருக்கிறார்கள். இன்னும் சொல்ல போனால் ரயில்வே துறையில் ஏறத்தாழ 65,445 கோடி திட்ட ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. குறிப்பாக பெருநகரங்களை இணைப்பதற்கு வைர நாற்கர அதிவேக ரயில் சேவை, புல்லட் சேவை மும்பையில் இருந்து அகமதாபாத் வரை என்று நாட்டிலேயே முதல் முறையாக அறிவிக்கப்பட்டிருப்பது நாட்டின் போக்குவரத்து மற்றும் உட்கட்டமைப்பின் முதுகெலும்பாக திகழ்கிறது. 1850 மும்பையில் முதல் ரயில் விட்டதற்கு பின்னாலே சென்னையிலே தான் அதற்கு அடுத்தாற்போல் முதல் ரயில் விடப்பட்டது. அதே போல் இந்த புல்லட் ரயில் சேவை என்பது மும்பைக்கு அடுத்தாற்போல் சென்னையிலே இருந்து கன்னியாகுமரி வரையிலும் திருச்சி மதுரை வழியாக விடப்பட வேண்டும் என்று நான் மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களை கேட்டுக்கொள்வதற்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். அதே போலவே சரக்கு போக்குவரத்து, இன்றைக்கு அதிக அளவிலே போக்குவரத்துகள் நடைபெறுவது ரயில் போக்குவரத்தில் தான் நடைபெறுகிறது. அதற்கு ஒரு புதிய பாதை அமைக்கப்படும் என்று இந்த வரவு செலவு திட்டத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அப்படி அமைக்கப்படுமேயானால் உலகிலேயே மிகப்பெரிய சரக்கு போக்குவரத்தை இந்தியா தான் நடத்துகிறது என்பதை எந்த ஐயப்பாடும் அதில் இல்லை என்பதை இந்த நேரத்திலே தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நாட்டிலே சரக்கு போக்குவரத்து என்பது 31%. அந்த போக்குவரத்து சரக்கு ரயில்கள் மூலம்தான் நடைபெறுகிறது. இந்தியாவிலே ரயில் போக்குவரத்திலே குறிப்பாக சரக்கு போக்குவரத்து தான் பெருமளவு லாபத்தை ஈட்டி தருகிற ஒரு நிறுவனமாக இருக்கிறது. அந்த சரக்கு போக்குவரத்துக்கு புதிய ரயில் பாதை அமைக்கப்படும் என்ற செய்தி உலகளாவிய அளவிலே இந்தியாவை ஒரு பெரிய வளர்ச்சி பாதைக்கு இட்டு செல்லும் என்பதை இந்த நேரத்திலே நான் தெரிவித்துக் கொள்வதோடு, குறிப்பாக மாநிலங்களுக்கு அங்கே இருக்கக்கூடிய பல்வேறு போக்குவரத்து வசதிகளை அதிகப்படுத்துவதோடு, குறிப்பாக தமிழகத்தில் அனல் மின் நிலையங்களுக்கு நிலக்கரி எடுத்து செல்வதற்கு இது வசதியாக இருக்கும் என்று நான் கருதுகிறேன். இன்றைக்கு நாட்டிலே தினசரி ரயிலிலே 2,30,00,000 பேர்கள் பயணம் செய்கிறார்கள். பயணம் என்பது பாதுகாப்பாக இருந்தால்தான் இனிமையாக இருக்கும், நிம்மதியாக இருக்கும். அந்த பயணத்தை மனதிலே கொண்டு, பாதுகாப்பை மனதிலே கொண்டு இந்த அரசு பல்வேறு பாதுகாப்பு அறிவிப்புகளை செய்திருக்கிறது. குறிப்பாக பெண்களுக்காக 4000 பெண் போலீசார் எடுக்கப்படும் என்ற செய்தி உண்மையிலே வரவேற்கத்தக்க ஒன்றாகும். அதே போலவே ரயிலில் பயணம் செய்கிற போது கூட்ட நெரிசல் அதிகமாக இருக்கிற போது வாயில்களில் தொங்கிக் கொண்டு அங்கே பயணிகள் பயணம் செய்யும் போது கீழே விழுந்து உயிரிழக்கும் அபாயம் ஏற்படும். அதுபோன்ற நிலைமையை தடுப்பதற்காக தானாகவே மூடிக்கொள்ளும் கதவு. அதே போலவே சுற்றுச்சூழலை அதிகப்படுத்தக்கூடிய வகையில் பயோ கழிப்பறைகளின் எண்ணிக்கை அதிகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்பது மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க ஒன்றாகும். அதே போலவே விபத்து, பயணிகளின் பாதுகாப்பிற்கு முக்கியத்துவம் அளித்து ரயில் விபத்துக்கான காரணங்களை கண்டறிவதற்கு சர்வதேச அளவில் ஒரு மையம் அமைக்கப்படும் என்று தெரிவித்திருக்கிறார்கள். அதே போலவே சென்னை, கோவை, மதுரை, திருச்சி போன்ற பெரிய ரயில் நிலையங்களில் வைஃபை இணைப்பில்லா இணைய வசதி செய்யப்படும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதே போலவே முன்பதிவு, ஒரே நேரத்தில் 1,00,000 பேர் இணையதளத்தின் மூலமாக முன்பதிவு செய்யலாம் என்பதும், பயணம் செய்யும் போது தங்களுக்கு தேவையான உணவுகளை பெறுவதற்கு குறுஞ்செய்திகள் மூலமாக அந்த உணவை பெறலாம். அதே போலவே தபால் நிலையங்களிலே பதிவு செய்து டிக்கெட்டுகளை பெறலாம் என்ற செய்தியும், அதே போல தொழில்நுட்பம் அல்லாத அந்த படிப்புகளுக்கெல்லாம் ரயில்வே பல்கலைக்கழகம் புதிதாக அமைக்கப்படும் என்ற செய்தியும் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சில அறிவிப்புகளாக இந்த ரயில்வே மானிய கோரிக்கையிலே அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். குறிப்பாக மாற்றுத்திறனாளிகள் நாட்டிலே கோடிக்கணக்கான பேர் இருக்கிறார்கள். கோடிக்கணக்கான அந்த மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு எந்த விதமான உதவிகரமான பணிகளும் இதிலே அமைக்கப்படவில்லை. அவர்களுக்கு எந்த விதமான சலுகையும் இல்லை என்பதை வருத்தத்துடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதை அறிவிப்பின் போதாவது மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் சரி செய்து தர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதே போல் தமிழகத்திற்கு புதிய ரயில்கள் 5 விடப்படும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. குறிப்பாக 2 பிரீமியம் ரயில், அதே போல் ஒரு ஆன்மீக சுற்றுலா ரயில் ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து சென்னை வழியாக பெங்களூருக்கு சென்று அங்கேருந்தே ஹரித்வார் வழியாக அங்கே செல்லக்கூடிய ஒரு ஆன்மீக சுற்றுலா ரயில்
அமைக்கப்படும் என்று தெரிவித்திருக்கிறார்கள். அதே போல திருச்சி ஒரு தொழில் நகரம், தமிழ்நாட்டினுடைய மையப்பகுதியாக இருக்கக்கூடிய இடம். அந்த திருச்சியிலே இருந்து ஸ்ரீரங்கம் வழியாக வைகுண்ட பூலோகம் என்று சொல்லக்கூடிய ஸ்ரீரங்கம், அங்கே இருந்து திருவண்ணாமலை வழியாக திருப்பதிக்கு ஒரு புதிய ரயில் பாதை விட வேண்டும், ஒரு ரயில் விட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதே போல திருச்சி வளர்ந்து வரும் நகரம், அந்த நகரத்திலிருந்து பெங்களூருக்கு ஒரு ரயிலும் அமைக்கப்பட வேண்டும் என்று கேட்டு, அதே போல பாலங்களுக்காக புதிய பாலங்கள், சுரங்கப்பாதைகள் மற்றும் இருக்கக்கூடிய பணிகளுக்காக 1785 கோடி ரூபாய் பணம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இந்த பணியின் அடிப்படையில் திருச்சியிலே இருந்து விழுப்புரம் மார்க்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பிச்சாண்டார் கோவில் என்ற தொடர்வண்டி நிலையத்தில் 2 புறமும் 10,000க்கு மேற்பட்ட வீடுகள் இருக்கிறது. அங்கே 25,000க்கு மேற்பட்ட மக்கள் வசிக்கிறார்கள். அவர்கள் ஒரு புறத்திலிருந்து மற்றொரு புறத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் 4 கிலோமீட்டர் தூரம் சுற்றி செல்ல வேண்டும். இந்த சுற்றுப்பயணத்தை தடுப்பதற்கு, இந்த சுற்றி செல்ல வேண்டிய அந்த சூழலை தடுப்பதற்கு இன்றைக்கு ஆலைக்கு செல்கிற தொழிலாளர்கள், அங்கே வேலைக்கு செல்கிற தாய்மார்கள், பள்ளிக்கு செல்கிற மாணவர்கள் எல்லாம் இந்த அவல நிலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த சூழலை மாற்றுவதற்கு ஒரு சுரங்க ரயில் பாதை அங்கே அமைத்து தர வேண்டும். அதே போலவே லால்குடி வட்டம் கல்லகத்தில் அங்கே தொழிற்சாலைகள், சிமெண்ட் தொழிற்சாலைகள் அதிகமாக இருக்கிறது. அரியலூர், டால்மியா போன்ற சிமெண்ட் தொழிற்சாலைகள். அந்த பகுதியில் அந்த கல்லகம் என்று சொல்லக்கூடிய இடத்துல அங்கே ஒரு ரயில்வே கேட்டின் மூலமாக அங்கே போக்குவரத்து தடைப்படுகிறது. அந்த தடையை நீக்குவதற்கு ஒரு மேம்பாலமும், அதே போல் லால்குடி வட்டம் கடவு எண் 225 ஒரு மேம்பாலம் காட்டூர் அருகிலே கட்ட வேண்டும் என்றும், லால்குடியிலே புதுக்குடி செல்லும் வழியிலே கடவு எண் 233 ஒரு கீழ்ப்பாலமும், மணப்பாறை பகுதியில் ஒரு போக்குவரத்து பாலம் கட்டப்பட்டிருக்கிறது. அந்த போக்குவரத்து பாலத்தின் இடையில் ரயில்வேக்கு என்று கட்ட வேண்டிய பாலம் அங்கே காலதாமதமாக ஓராண்டுக்கு மேலாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. எனவே அங்கே போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது. அதை தடுப்பதற்கு ரயில்வே துறை விரைந்து அந்த பாலத்தை கட்ட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதே போலவே நிறுத்த வேண்டிய ரயில்கள், சென்னையிலே இருந்து குருவாயூருக்கு செல்லக்கூடிய ரயில், அந்த ரயில் லால்குடி ரயில் நிலையத்திலே நிறுத்தப்பட வேண்டும். அதே போல மதுரையிலே இருந்து சென்னைக்கு செல்லக்கூடிய வைகை எக்ஸ்பிரஸ் ஸ்ரீரங்கம் நகரத்திலே, ஸ்ரீரங்கம் ரயில் நிலையத்திலே நிறுத்தப்பட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதே போலவே இன்டர்சிட்டி எக்ஸ்பிரஸ் நெல்லையிலிருந்து திருச்சி செல்லக்கூடிய எக்ஸ்பிரஸ் மணப்பாறையிலே நிறுத்தப்பட வேண்டும். அதே போல தென் மாவட்டங்களிலிருந்து சென்னைக்கு செல்கிற அனைத்து ரயில்களும் திருச்சியிலும் ரயில் நிலையத்திலே நிறுத்தினால் அங்கே விமான நிலையத்திற்கு பயணிகள் செல்வதற்கு தோதுவாக இருக்கும், ஏதுவாக இருக்கும். அதே போல ஒரு புதிய ரயில் பாதை ஏற்கனவே ஆய்வு செய்யப்பட்டு நிலுவையில் இருக்கக்கூடிய ரயில் பாதை தஞ்சை, அரியலூர், பெரம்பலூர், துறையூர், முசிறி வழியாக நாமக்கல்லுக்கும், அதே போலவே திருச்சி பொன்மலை மிகப்பெரிய ஒரு ரயில்வே பணிக்கூடம். அந்த பணிக்கூடம் 1926 துவங்கப்பட்டது. 14,000 பேர் துவங்கப்பட்டார்கள் அந்த பணியின் போது. இப்போது வெறும் 5,000 பேர்கள் அங்கே பணிபுரிகிறார்கள். அங்கே ஒரு புதிதாக ரயில் பெட்டி செய்கின்ற தொழிற்சாலை அமைத்தால் அங்கே அதிகமான அளவு அங்கே உற்பத்தியை பெருக்க முடியும். அதற்கு போதுமான இடங்கள் அதிகமாகவும் இருக்கிறது. அதே போலவே அங்கே ஒரு மருத்துவமனை மிகவும் மோசமான நிலையில் இருக்கிறது. அதை நவீனப்படுத்த வேண்டும். அங்கே இருக்கிற தொழிலாளர்களுக்கு அது பயன்படுத்தக்கூடிய வகையில் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி, இறுதியாக இந்த அரசு புதிதாக பொறுப்பேற்று நல்ல பல திட்டங்களை அறிவித்திருக்கிறது. கடந்த அரசை போல எரிசக்தி விலை ஏறுகிற போதெல்லாம் இங்கே பயணிகளுடைய கட்டணத்தை உயர்த்துவதை போல அல்லாது, அடித்தட்டு மக்களுடைய நன்மையை கருதி அடிக்கடி இந்த கட்டண உயர்வை செய்யக்கூடாது என்று அன்போடு கேட்டுக்கொண்டு, மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் ப்ளீஸ் கன்க்ளூட். தங்களுடைய பதிலுரையில் சுற்றுலா ரயில் திருச்சி ஸ்ரீரங்கத்திலே இருந்து திருவண்ணாமலை வழியாக திருப்பதிக்கும், அதே போலவே திருச்சியிலே இருந்து பெங்களூருக்கு ஒரு புதிய ரயிலும், இங்கே நான் குறிப்பிட்ட பல்வேறு பணிகள், சுரங்க பாலங்கள், ரயில்வே மேம்பாலங்கள், கடவுகள் மற்றும் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு பணிகளையும் மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் நிறைவேற்றி தர வேண்டும் என்று அன்போடு கேட்டு நல்ல வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ நதரி, धन्यवाद. कनकलता सिंह श्रीमती. आदरणीय उपसभापति महोदय, आज आपने रेल बजट पर मुझको बोलने का समय दिए, इसके लिए आपको और अपने पार्टी के नेता आदरणीय प्रोफेसर साहब को मैं धन्यवाद देती हूँ. माननीय रेल मंत्री जी, आपने इस वर्ष का रेल बजट प्रस्तुत किए, उससे मुझे
और देशवासियों को निराशा हुई। आपके बजट भाषण से यह संकेत मिला कि आप जो है रेल का निजीकरण चाहते हैं। आपके रेल बजट से एफडीआई, प्राइवेट विदेशी पूंजी निवेश और पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए आप रेल को चलाना चाहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो लोग भाजपा के लोगों का जो लोग मदद किए हैं चुनाव में, उनका आप ऋण चुकता करना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपकी और हमारी प्राथमिकता आम यात्री होना चाहिए, लेकिन रेल मंत्री जी आप इसको खास आदमी की सवारी बनाना चाहते हैं। आपका विजन इस देश के 10 से 15% लोगों को रेल में सुविधा प्रदान करने का है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिन गरीब लोगों और मध्यम श्रेणी के लोगों ने विशाल समर्थन से मोदी जी की सरकार बनी है, वे लोग धक्के खा करके टिकट लेते हैं, धक्के खाते हुए सामान्य एवं शयनयान डिब्बे में चढ़ते हैं और धक्के खाते हुए अपने गंतव्य की यात्रा पूरी करते हैं। उनका सफ़र दिक्कतों से शुरू होता है और उसी के साथ समाप्त होता है। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जिस दिन आपने रेल बजट प्रस्तुत किए थे, उस दिन एनडीटीवी के एक जिम्मेदार चैनल एनडीटीवी ने लखनऊ चारबाग स्टेशन का लाइव दिखा रहे थे और पंजाब ने मेल ट्रेन प्लेटफार्म पे खड़ी थी और पूरी ट्रेन भरी थी, कहीं जगह नहीं था, यात्री बाथरूम में बैठने को मजबूर थे। और बहुत ही दुख के साथ, बहुत ही अफसोस के साथ मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि एक औरत अपने बच्चे को बाथरूम में दूध पिलाने के लिए मजबूर थी। माननीय मंत्री जी, ये भारतीय रेल की स्थिति है और आप बुलेट ट्रेन की बात करते हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि क्या आप बुलेट ट्रेन की स्थिति अमेरिका, जापान और चीन की नहीं जानते हैं? हमारे देश की जनता बहुत ही मुश्किल से अपने रोटी की व्यवस्था करती है और उनके बुलेट ट्रेन के खर्च वहन करने की स्थिति नहीं है। मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि गोरखपुर से दिल्ली तक का रेल किराया 7,200 रुपये लगते हैं। ये खर्च करने की स्थिति हमारे जनता में नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप इनके परचेजिंग क्षमता को बढ़ाइए। आपने अपने चुनाव में कहा था कि हमें 60 महीने चाहिए, तो आपके पास समय कम है। यदि किसी भी व्यक्ति को बुलेट ट्रेन से गोरखपुर से नई दिल्ली जानी है तो हमारी जनता उस खर्च को वहन नहीं कर सकती। मैं आपका ध्यान पूर्वांचल के जनपद कुशीनगर की तरफ ले जाना चाहती हूँ। ये महात्मा बुद्ध का बड़ा पुराना पर्यटक स्थल है। महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु और निर्वाण स्थल कुशीनगर है, पर बहुत दुख की बात है। बहुत ही दुख के साथ मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे रेल लाइन नहीं है। आज़ादी के 67 साल बाद भी रेल पथ यहाँ पर विकसित नहीं हुआ। मैं आपसे मांग करती हूँ कि पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए आप यहाँ पे रेल लाइन की सुविधा प्रदान करने की कृपा करेंगे। महोदय, जिस दिन केंद्रीय मंत्रिमंडल शपथ ले रहा था, उस दिन चुरेब रेलवे स्टेशन पर गोरखपुर से चलने वाली गोरखधाम एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और उसमें 29 यात्रियों की असमय मौत हो गई थी। उत्तर प्रदेश की सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी ने मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए मुआवजे के रूप में प्रदान की। माननीय मंत्री जी, आपने प्रत्येक मृतक परिवार को 2-2 लाख रुपए मुआवजे के रूप में देने की आपने घोषणा की। क्या मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार के पास राज्य सरकार से ज़्यादा संसाधन नहीं है? माननीय मंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि मृतक परिवार को 10-10 लाख रुपए देने की कृपा करेंगे।
माननीय मंत्री जी, आपने बजट भाषण में लोक लुभावनी बातें कही हैं। हम आपसे बताना चाहते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि आपकी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति को नहीं मिलता है तो इन योजनाओं का कोई मतलब नहीं है। आपकी प्राथमिकता सामान्य दर्जे और शयन यान में यात्रा करने वालों को आरामदेह यात्रा, साफ सुथरा पीने का पानी, टॉयलेट की सफाई, समयबद्ध यात्रा होनी चाहिए, ना कि बुलेट ट्रेन। ये सब चीज़ें तभी हो सकती हैं जब इनके लिए पर्याप्त संख्या में काम करने वाले कर्मचारी हों। कर्मचारियों की संख्या कैसे बढ़ाएंगे, इसके बारे में तो आपने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कर्मचारी नहीं बढ़ाने का दबाव कारपोरेट घरानों की ओर से आप पर है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए माननीय मंत्री जी आपने कोई कदम नहीं उठाई। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि CCTV द्वारा मॉनिटरिंग की व्यवस्था हर कोच में करने की कृपा करेंगे। माननीय मंत्री जी, तमाम बड़े बड़े अर्थशास्त्री और विशेषज्ञ लगातार हल्ला करते रहते हैं कि परिचालन का अनुपात अधिक है, लेकिन इस बात का खुलासा नहीं करते कि रेलवे के अनाप शनाप प्रशासनिक खर्चे कितना हैं। यह भी आपको देश की जनता को आपको लगाम लगानी हो। कनकलता जी, आपका समय पूरा हो रहा है। मान्यवर, भारतीय रेल इस देश की जनता की सुख सुविधा के लिए है। यह मात्र व्यावसायिक संगठन नहीं है। यह हमारे पुरखों द्वारा मुझे याद दिलाना है, सबसे बड़ी धरोहर है। इसका मालिकाना हक जनता के पास होना चाहिए। रेल देश के सुदूर और पिछड़े इलाकों को देश की मुख्य धारा से जोड़ती है। यह आदमी की सवारी है, इसे खास आदमी की सवारी मत बनाइए। गरीबों को आरामदेह यात्रा कराने का पूरा प्रयास करिए। उन्हें इस बात का आभास हो कि रेल में अच्छे दिन आ गए, नहीं तो वरना इतिहास किसी को माफ़ नहीं करता। बहुत लोग आए और बहुत लोग चले गए। सिकंदर ने तो पूरी दुनिया फतह किया था। माननीय मंत्री जी, हम समाजवादी लोग हैं, हम देश की नब्ज को पहचानते हैं। रेल को बाजार के हवाले करने की आपको इजाज़त नहीं दी जा सकती। मैं इस रेल बजट और रेलवे के निजीकरण के प्रयासों की पुरजोर निंदा करती हूं और इसे जन विरोधी करार देती हूं। माननीय, आपके बजट भाषण से ये लगा कि सबका साथ सबका विकास। मुझको यह खोखला लगता है और यही लगता है कि खास का साथ और खास का विकास। अंत में यह कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ कि हमें नफरत न थी अंग्रेज की कौम और सूरत से, नफरत थी तर्जे हुकूमत से। धन्यवाद। टी.के. रंगराजन। Thank you, sir. The first railway budget. ठीक है। Sir, the first railway budget presented by our Honorable Railway Minister is nothing but a cosmetic exercise, high art of effective and very low in substance. I wish him good luck. He must be there for 5 years. Having said that this budget is a low substance, but he should not face the fate of his predecessors. UPA 2, we had 4 ministers. All their announcement has been, nothing was implemented. So I would like to say about this budget, it's an old wine in old bottle. Only just a label has been changed. Instead of UPA, now it is NDA. Sir, I would like to ask the minister when he replies. Sir, you have announced a lot of trains, especially for Tamil Nadu, premium train, express train. I would like to ask the minister whether you had so much of coaches, whether you have got power to pull all these coaches, whether you have got staff to fill up. Having said that, please permit me to quote March 23rd, The Hindu. Shortage of TTE in South Western Railway.
nearly 300 coaches, effectively amounting about 15 trains, mostly short-distance trains, leave Bangalore City railway station without travelling ticket examiner. Because Honorable Minister comes from Karnataka, while the stationed strength of the TTE in Southwestern Railway is 1,145, as many as 193 posts are vacant. The number of posts to TTE has not increased in proportional increase of number of trains since 2005. Mr. Railway Minister, this is the state of affairs throughout India. I would like you to look into that. Sir, 1/3 of the world population is esteemed poor in India. That is the latest United Nations study. I would like to tell the minister, your budget is not keeping this in mind when you are preparing the budget. Your rise in freight charge, but traffic is declined. The share of railway to total freight traffic has declined from 89% to 30% over the past 60 years. A study says traffic has shifted to other modes, such as airways, waterways, and roadways. So even when you increase, you are not picking up the traffic. That is your own assessment. Sir, the tendency to look advanced countries. You are talking about PPP, you are talking about FDI, your predecessor had talked much, nothing was implemented. Even our railway minister, when Mamata was there, she called all the captains of the industry, big conference. None of them implemented. She has offered every concession. No Indian captain is prepared to come. This is not fair, sir. This is not fair. He is referring to a chief minister who is not a member of this house. No, He should not be. He should not be allowed. I will tell you the former No, sir. railway This should be expunged from his speech. उसमें देख लिया जाएगा और This जो should be आपत्तिजनक expunged है from उसको हम his speech. No, former. You can say former railway minister. You cannot name that person who is not a member of this house. ओके She is not a member of this house. Let him not get annoyed. Let him not get annoyed. No. I am asking the propriety. जो ठीक नहीं है उसको questioning the propriety. उसके बारे में कार्रवाई की जाए. Don't take that time. Sir, in accordance with the rules, he must speak. This is unfair. Okay. Sir, every developed country, they incur loss in the railway. Architect of the railway design. Yes. Every railway, you take any developed country, the railways are incurring loss. Take British Railway or take Japanese Railway. For the past 20 years, Japan never increased the freight rate or passenger rate. The government of Japan, the government of UK, they subsidize for this rise. They don't create problem to the ordinary people. I would like our Honorable Minister to take note of that. The Ministry of Petroleum has already introduced dual type of rate. I don't know what is going to be the policy of this NDA government. If the same thing continues, it will affect the common man. It will affect the railway. Sir, I would like now come to the Tamil Nadu. See, you have planned the railway-wise expenditure. You know how much you have given to Tamil Nadu? It's only 2.69%. How are you going to give new rails? From 2013 budget, Southern Railway was allotted 2,160 crores for all projects including gauge conversion, new lines, track, renewal, etc. In 2013 budget, same was reduced to 1,895 crores. Every budget you are reducing your budget. In interim budget 2014-15, this was introduced to 1,780 crores. You have further reduced to 1,694 crores.
For new lines, you have allotted 69 crores, which Tamil Nadu portion gets 49 crores. While the requirement of 4,424 crores, the gauge conversion you have allotted 243 crores, while the requirement is 2,771 crores. For doubling line, you have allotted only 447 crores, but it is required 1,838 crores. Because the meager allotment, the Viluppuram-Dindigul double line is delayed. You may have aware the very congested area that the gauge conversion of Pollachi-Coimbatore, Madurai-Bodi will be delayed further 10 years. For the past 10 years, it is not working. Announcement is there. TV shows everything. People are very happy. Nothing is implemented. For Chennai-Kadalur line, the allocation is meager. Like that, the gauge conversion for Quilon-Tirunelveli allotment is 35 crores, where the annual requirement is 800 crores. The staff quarters in Southern Railway, the allocation only 13.75 crores. Sir, for staff quarters, the Southern Railway, your allocation is only 13.75. Indian Railway, 44% live in railway quarters. And 950 crores is recovered from them through HRA. You are taking 950 crores and you are giving very little to your own employees. I would like the minister to visit some of the railway quarters. Please visit some of the railway quarters. Please visit our yard, how people are working in the yard. Sir, I would like to brought your notice. Rangarajan ji, please conclude. I will finish. I tried to shell out a hard-earned technology former minister who is under the CBI inquiry now. The ICF coaches to Bengal private companies. It was stopped after the struggle by the ICF workers of my intervention. We want to know what this government intends to do. You have allotted 100 crores for creating infrastructure production LHP coaches. To implement an Anil Kodakar committee, the safety is 10,000 crores you require, but you allotted only 100 crores. With this meager amount, 100 crores, how can you implement the safety plan? Sir, with this, I would like to ask the railway minister, unless you try to, don't follow the previous ministry, don't follow the UPA. If you are really interested in the Indian people, if you are really interested in the common man, you must change your approach. Don't have UPA approach. NDA must have its own approach. Don't depend on FDI. Don't depend on P3. Please look after, you have Sudesi people. Please follow your own Sudesi people. Thank you very much. Thank you. Shri Kalpataru Das. Vice Chairman, sir, I find the Honorable Minister has presented the railway budget, which is the highest, 65,455 crores. He has announced many amenities for the passenger, safety, new trains, bullet train, speed trains, many things. But Odisha is frustrated as usual. Sir, if you find Odisha is contributing 10% of the revenue, 10% of the railway revenue, but how much Odisha has got? Hardly 1,400 crores. The Honorable Minister, Railway Minister, in his budget speech has mentioned in page 4, in the year
2013-14, gross traffic received were 1,39,550 crores and total working expenses were 1,30,321 crores, which works out to an operating ratio of almost 94%. Sir, out of 1,39,558 crores, Odisha contribution is 14,000 crores, which is roughly 10% of the total revenue. And operating expense of the country, Indian Railway, is 94%. But operating expenses of Odisha region is only 43%. Odisha East Coast Railway or Odisha railway track, if taken into consideration, the operation cost is only 43%. But we have got only 1,426 crores. The Honorable Chief Minister of Odisha, Srijukta Naveen Patnaik, made the Honorable Prime Minister, made the Honorable Railway Minister, and requested him to provide more funds for the Odisha, but same frustration is there as it was in the past. Sir, Odisha, total, if you find Odisha, it is Odisha railway network is 15.03 kilometer per 100 for 1,000 square kilometer, as against national average of 19 kilometer. Sir, if you calculate the network in West Bengal, which West Bengal, Bihar and even Assam, the railway network of West Bengal is 43.4 kilometer, Bihar is 35.9 kilometer, Assam is 31.9 kilometer. Sir, this BJP in its election manifesto has clearly mentioned to end regional disparities. The Honorable President in his address to the Parliament has stated model of national development which is driven by the state. He has also stated to give high priorities will be accorded to bring eastern region of the country at par with western region in terms of physical and social infrastructure. Sir, railway is the most key economic infrastructure of not only India, of any country of the globe. Odisha, I think Odisha is in the eastern part of the country and the poorest state of the country. Although Odisha has about 26% of the coal, 35% of the iron ores, 484 kilometers of coastline, yet it is poor only because from the day of independence, Odisha has been neglected by successive union government, central government. We are not getting our due share for infrastructure. The Honorable Railway Minister is here. If he will go into the outlay provided for Karnataka, the outlay provided for Gujarat, and outlay provided for Odisha, who is contributing 10% of the national Indian railway, he can find out how Odisha is discriminated, how Odisha was frustrated in the past and frustrated in this budget. Sir, if you find, sir, during, as I was telling, sir, operating expense, I will request the Honorable Railway Minister to calculate what is the operating expenses of Indian Railway in Odisha. If it is 43%, and there are many lines where return is 18%, 13%, and it's under construction, why it will not be 100? Why railway lines which has rate of return is very low? I should not tell. What is the basis of criteria for allotment of the funds?
allotment of, the criteria for allotment of the funds is that whoever will be the minister, he will take the major share of outlay, plan outlay to their state. Why Bihar and Odisha is, the railway network is, West Bengal and Bihar is much higher than Odisha? It is because successive railway ministers are from that state. So I should not take the name of any minister who has taken and how much has taken. What is the rate of return in those railway tracks? If Odisha gives 20%, even to more than 20%, why Indian Railway will incur loss, go for FDI and PPP more? Why they will not invest more in Odisha for this to get the more revenue? Sir, the government of Odisha, Honorable Chief Minister of Odisha has demanded something and has requested the Honorable Prime Minister to extend the freight corridor from Dankuni to Berhampur. Sir, to have two dedicated rail corridor in Anugul, Talcher Belt, Basundhara area, in Sundargarh, Jharsuguda linking the coal blocks, Nayagada, Bansapani linking the iron ore mines, Bhadrachalam Road, Talcher rail link via Malkanagiri, Jaipur. This rail track will go through the left-wing extremist area where Naxal activities are very high. This rail track can be a national project from the country because left-wing extremist activities are increasing throughout the country. The country has a duty to invest there on infrastructure development. So he has given a list of projects where the railway will get profit, more profit, and the return will be much higher than other area. So recently there has been an attempt for this bifurcation of the East Coast railway zone and taking away Visakhapatnam to Simandra area. We don't have any objection. If Visakhapatnam is taken to Simandra, some part of Visakhapatnam division is Odisha, under Odisha, this Rayagada and Koraput are in Odisha. As I have already stated, the Odisha is making huge profit and the rate of return is high and the cost of operation is much low. The Chief Minister of Odisha has demanded 3 new divisions, one either at Raulkela or Jharsuguda, one at Jajpur, Keonjhar Road, and the other at Rayagada. I will request the Honorable Railway Minister to consider this. By this, the Indian Railway will gain. Please conclude. I will take another 2 minutes. 5 minutes will be left for my... Because other member will not get time. I will leave 5 minutes for him. Because your party is allotted only 16 minutes. Sir, in the new budget and the budget, Janasadhana train 5 have been declared. There is no train for Odisha. Premium train 5 have been declared. There is no train for Odisha. Although Shalimar, Chennai and Kamakhya, Bengaluru Premium Express will go via Odisha. AC train 5 have been declared. There is no train for Odisha. Express train 27 declared. There is only 2 trains, that too weekly. So anybody can go by even car from this Paradip to Howrah and Visakhapatnam to Paradip. But only once in a week 2 trains have been given. So we demand that more trains should be there. Our MPs from Lok Sabha have made the Honorable Minister. They have demanded another Rajdhani. Sir, I will demand one thing. Khordha, Balangir, Hardaspur, Paradip, Anugul, Sukinda, Talcher, Bimlagad, Digha, Jaleswarpur, which have been started from 1994 and 95. It is not to be what to think of completion. What was the original estimate? The present left out to work is higher, much higher than the original estimate. I would there are no railway track in 6 districts of the state,
I would request the Honorable Railway Minister to see that Khordha-Balangir railway track is expedited. Hardaspur Paradip, which the rate of return is 13.9. Anugol Sukinda rate of return is 19%. Talcher Bimalagarh rate of return is 10.6%. These railway tracks, the construction of the railway tracks projects should be expedited, and Odisha should get the due justice. When Odisha is contributing 10% to the Indian railway, at least it should get 5% of the total outlay. With these words, I conclude. Thank you. Shri Y.S. Chaudhary. Shri Balwinder Singh Bhundar. माननीय चेयरमैन साहब, जो रेलवे बजट से डिस्कशन चल रही है, ये संबंध विच मैं थोड़े टाइम च कुछ पॉइंट ऑनरेबल मिनिस्टर साहब के ध्यान च लिया चाहता। चेयरमैन साहब, जितों तक सवाल है, जो बजट जो रेलवे बजट लिया गया है, जो उसका जिसनों आप सेंट्रल आइडिया बोलते हैं, वो बहुत अच्छा है। पहले जो प्रोजेक्ट अनाउंस किए गए हैं वो 30-30 साल पे लटक रहे हैं, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुए। भावें वो नई लाइनें अनाउंस की गई हैं, जहाँ कोई नई डबल लाइन अनाउंस की गई है, जहाँ कोई रेलवे के फास्ट ट्रैक रूट अनाउंस किए गए हैं, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए। जैसे मैं 1-2 मिसालें आपको देना चाहता हूँ कि जो पिछले 30 साल में प्रोजेक्ट अनाउंस हुए, आप एक से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 30 साल में 676 प्रोजेक्ट जो नए हैं वो सैंक्शन हुए। उसकी जो टोटल प्राइस थी वो 1,57,883 करोड़ थी। लेकिन 30 साल में उनमें से सिर्फ जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए वो 317 हुए, और बैलेंस जो है 359 अभी जो है अनकम्प्लीट है। लेकिन ये देखना ये है कि देश का हाल क्या है। उस टाइम जो टोटल प्रोजेक्ट की प्राइस 1,57,883 करोड़ थी। अब इनकी जो बैलेंस है 317, इनकी प्राइस जो है अब बनती, वो कॉस्ट बनती है 1,82,000 करोड़, उससे ज़्यादा हो गई। और 30 साल में जो देश का नुकसान हुआ उससे अलग है। इसी तरह जो पिछले न्यू लाइन प्रोजेक्ट पिछले 10 साल में 99 जो है इन्होंने अनाउंस किए, लेकिन उनमें से 60,000 करोड़ की उनकी लागत थी। 4 प्रोजेक्ट सिर्फ उनमें से 4 तो 30-30 साल जो है ओल्ड अभी तक पड़े हैं। सो जो मिनिस्टर साहब की ये सोचनी है कि अब नए प्रोजेक्ट ऐलान करने की बजाय ना कोई नई लाइन अनाउंस की जाए, ना कोई और किसी किस्म का प्रोजेक्ट अनाउंस किया जाए, पहले को कंप्लीट किया जाए। मैं इसका धन्यवाद करता हूं कि गवर्नमेंट की जो सोच है वो ठीक है कि आगे का अनाउंसमेंट की बजाय, वैसे ही कहने की बजाय कि ठीक है हो गया जी, खुश हो गए लोग, उसकी बजाय काम किया जाए। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके लिए जो प्रॉब्लम है वो गवर्नमेंट के सामने सबसे ज़्यादा फंड की है। उस फंड के लिए इनको क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट ने अपने तौर पे भी कुछ दिया है, लेकिन मुझे पता चला है कि वो कंपनी है राइट्स और आईआरकॉन, जिन्होंने ऑफ़र किया है कि जो वायबल प्रोजेक्ट है कि हमें ये प्रोजेक्ट दीजिए, हम इनको कंप्लीट करेंगे। पर पता नहीं गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन है।
क्योंकि गवर्नमेंट ट्राई कर रही है, कभी किसी से अप्रोच कर रही है, कभी किसी से, लेकिन अभी तक कहीं कोई रुपये का जो है वो प्रबंध नहीं हुआ। इसलिए मैं जो मुझे नोट्स में आया है कि इन कंपनियों ने ऑफ़र दिया है और इन कंपनियों को अप्रोच करना चाहिए, ताकि जो पिछले प्रोजेक्ट है, जो मैं जोर देना चाहता हूँ कि जो पहले प्रोजेक्ट है 30 साल में अनाउंस हुए, कोई नई लाइनें हैं जहाँ कोई और किसी किस्म में प्रोजेक्ट है, पहले उनको कंप्लीट करना चाहिए। दूसरा, मैं गवर्नमेंट का इस चीज़ का भी धन्यवाद करता हूँ कि जो स्ट्रेस देना था गवर्नमेंट ने, क्योंकि आप हर वेले एडवाइज़र हैं गवर्नमेंट के पास, जो हर वेले एडवाइस करते हैं कि सबसे ज़रूरत जो बात की है, किसी वेले अंग्रेज के टाइम में हम सुनते थे कि आप तो भी ऐसे आ गए जैसे गाड़ी का टाइम है। अब गाड़ी का टाइम ही कोई नहीं, जो एक्सप्रेस जिसको बोलते हैं शताब्दियाँ, उनका टाइम भी अब तो मिस होने लग गया, जगह जगह स्टेशन होने लगे। सबसे पहली बात है जो अनाउंस किया कि टाइम पे गाड़ी जाएगी। अगर एक बात भी जो सही हो जाए 50% गवर्नमेंट को शाबाशी मिल जाएगी। दूसरी, गाड़ी का जो हाल है, उसके किसी गाड़ी में आप डब्बे में बढ़ नहीं सकते। अगर टॉयलेट में जाएंगे, मेरे ख्याल आते आते आपको शायद वॉमिटिंग ही ना शुरू हो जाए, ऐसा हाल है। सीटें टूटी पड़ी है। इसलिए सेकंड है क्लीनलीनेस एंड उसकी जो सीटें वगैरह उसका ठीक करना। थर्ड जो है सिक्योरिटी, जो उससे भी ज़रूरी है। आगे गाड़ी में बंदा सोचता था अकेली लड़की चली जाती थी, वो कहती मैं सेफ़ हूँ। अब लड़की की, अब तो लड़का चला जाए बहुत सेफ़ नहीं, और लड़के की बजाय मेरे ख्याल आप 5-7 इकट्ठे होकर चले जाए बहुत सेफ़ नहीं। पिछले दफ़ा हम कहीं कमेटी में गए, मुझे पचौरी जी कांग्रेस के मेंबर थे, उन्होंने बताया कि कल मेरी सीट आके 2 गुंडे खोने लग गए और मेरे पे घुसून लेके पै गए। वो तो मेरा गनमैन आ गया, बचा गया कहीं कि मुझे फर्स्ट क्लास में आके बगैर टिकट में मुझे निकालने लगे थे। जिस सिक्योरिटी का जो ऐसा हाल है, उसको सबसे पहला तीसरा पॉइंट सिक्योरिटी है। इसलिए ये 3-4 पॉइंट है जो इनको भी पूरी जोर से इनको करना चाहिए, ताकि उस पर भरोसा पैदा हो रेलवे पे। और रेलवे जो साढ़े देश की है, वो उसको जो आप बोलते हैं कि जिंद जान, वो रीढ़ की हड्डी कह लिए या जिंद जान कह लिए। क्योंकि अगर रेलवे पे जोर दिया जाता 60 साल से, जो लोड ही थी इतनी सड़कें बनाने की, इतनी ज़मीन रोकने की, इतना डीजल बर्बाद करने की। जी पूरा करिए अब जी, समय की सीमा है हमारे पास। 2-3 मिनट। मैं तो पहले ही भूमिका नहीं बांधी, मैं तो डायरेक्ट बोलने बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप, मैं तो डायरेक्ट बोलने समय का। सो इसलिए मैं ये सरकार को रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन चीज़ों पे जो है आपने स्ट्रेस दिया है, लेकिन स्ट्रेस का मतलब का पेपर में नहीं, इम्प्लीमेंट करना। इसलिए इम्प्लीमेंट तो करिए, जे बगैर पैसे के इम्प्लीमेंट हो जाएगा कुछ चीज़ों का। अगर इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, सरकार को 60-70% शाबाशी वैसे मिलने लगेगी। और कुछ मैं कहना चाहता हूँ मिनिस्टर साहब को कि आपने काफ़ी अच्छा किया है। पंजाब एक ऐसी स्टेट है जिस स्टेट से अनाज सारे देश को जाता है, और पंजाब में कोला वगैरह ऐसी जो कुछ वस्तुएं हैं वो पंजाब को जाती हैं। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो पंजाब की 3 मेन लाइनें हैं, एक दिल्ली अमृतसर है, एक दिल्ली बठिंडा है, एक दिल्ली पठानकोट है। ये तीनों जो लाइनें हैं बॉर्डर पे चली जाती है। पहले तो बॉर्डर साड़ा सेंसिटिव है, सबसे सेंसिटिव बॉर्डर हमारा जो है, जो इस साइड वाला है, पाकिस्तान साइड वाला, दूसरा चाइना वाला है। इसलिए इस बॉर्डर की सेंसिटिविटी को भी देखते हुए और अनाज की आवाजाही को देखते हुए, कोला की आवाजाही को देखते हुए, वहाँ रिफाइनरी भी चलेगी बठिंडे। मैं मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूँ कि दिल्ली से बठिंडा जो रेलवे लाइन है वो अप टू जाखल पहले डबल हो चुकी है, अब अप टू मौड़ चली गई है। 30 किलोमीटर आगे बठिंडा है। अगर वो डबल कर देंगे तो गवर्नमेंट को फ़ायदा खुद होगा, पंजाब के लोगों को होगा, देश को फ़ायदा होगा, गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा। गवर्नमेंट को ज़्यादा उससे जो है प्राप्त होगी जो है रिसीव्स। इसलिए उसको एक तो मैं जल्दी, क्योंकि वो पिछले प्रोजेक्ट में थी, अभी तक उसमें कम स्लो चल रहा है। उस पर 3 हमारे कोल प्लांट है बना, जो तलवंडी साबो वो कोल प्लांट वहाँ है, लहरा वहाँ है, बठिंडा वहाँ है, और एशिया की बिगेस्ट सौनी वहाँ है, और वहाँ जो रिफाइनरी ऑयल वहाँ है। और ये 4-5 बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट है जिसकी देश को भी ज़रूरत है और हमें भी ज़रूरत है। इसलिए एक तो जो मैं इनको जल्दी कंप्लीट, दूसरा मैं कहूँगा कि जो फास्ट ट्रेन चलानी चाहते हैं, बुल ट्रेन तो बड़ी अच्छी बात है, मैं प्रेज करता हूँ, चलनी चाहिए। जो पहला प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करें, मैं और की मांग नहीं करता क्योंकि हो नहीं सकती, मुझे पता है। लेकिन फास्ट ट्रैक जो ट्रेन है वो दिल्ली बठिंडा टू फिरोजपुर जाना चाहिए, वो बॉर्डर पे है फिरोजपुर,
हमें ज़रूरत है डिफेंस की। सेकंड दिल्ली अमृतसर जाना चाहिए, जो अमृतसर सबसे हमारी हब है, देश के लिए सबसे ज़रूरी है, वो भी बॉर्डर पे चला जाता है, अमृतसर लाहौर बॉर्डर पे। तीसरा पठानकोट जम्मू, वो भी बॉर्डर पे आ जाता है। इसलिए बॉर्डर के लिए, डिफेंस के लिए भी और देश के लिए भी, और जो अनाज की ढोहट आई है उसके लिए भी ये ज़रूरत है। ये तीनों जो प्रोजेक्ट है इस पर सुफर जो फास्ट ट्रेन है वो चलानी चाहिए। और ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। और बहुत धन्यवाद। एक मिनट का पॉइंट है, एक 3 जो ट्रेन है आनंदपुर साहब, इन्होंने 5 तख्तों की ट्रेन अनाउंस की है, मैं उसकी धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मैं एक नाल ये भी कहता हूँ कि 5 तख्तों में से जो आनंदपुर साहब से अमृतसर है वो 25 किलोमीटर का गैप है बाया गढ़शंकर, उसको सर्वे हो गया, थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट करें। एक जो पीछे पिछली मिनिस्टर ने अनाउंस किया था। दूसरा तलवंडी साबो भी हमारा सेकंड तख्त है, जे रामा तलवंडी मोड़ ये भी अनाउंस हुआ गया था, सर्वे हो रहा है, इसको भी थोड़ा जल्दी कंप्लीट कराएं। और जो बठिंडा ट्रेन जो शताब्दी चलाई है मैं उसका धन्यवाद करता हूं। लेकिन मिनिस्टर साहब मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि बठिंडे की ट्राई 3-4 दफ़ा हो चुकी है, पहले बाया पटियाला की, फिर बाया एक और की, वो सब गलत बाया। दिल्ली बठिंडा जो ट्रेन है वो जो बाया चलना चाहिए वो दिल्ली से रोहतक, रोहतक से टोहाना, जींद, जाखल और जाखल मानसा बठिंडा और अप टू फिरोजपुर करना चाहिए, आगे फिरोजपुर तक जाना चाहिए बाया। इससे फिर जो हफ्ते में 2 दिन है, अभी हफ्ते में 2 दिन की बजाय कोशिश करें 3 दिन 4 दिन पहले स्टार्ट करें, ये कामयाब होगी। मैं इसको आपको धन्यवाद देता हूँ और इतनी बेनती करके जो पेश किया है ये रेलवे बजट ठीक किया है। पैसे की कमी कारण आगे बात अनाउंस नहीं की, सुक्की वाह वाह नहीं की गई, इसलिए मैं इनको ये शाबाशी देता हूँ कि ये फेस करना पड़ता है। अगर डिसिप्लिन लाना है, डिसिप्लिन तो ही लाना पड़ेगा, किसी सूल पे खड़ना पड़ेगा। अच्छा, ऐसे अनाउंसमेंट की जाए, इम्प्लीमेंट होना उसका कोई फायदा नहीं। सो मैं धन्यवाद करता हूँ सरकार को, उम्मीद करता हूँ कि इनको जल्दी पूरा करेंगे।